नमस्कार, जनमंच में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। राजस्थान के अंदर निजाम बदल चुका है, अब सरकार कांग्रेस की है और यही वजह है कि जनमंच के अंदर जो हमेशा हमारे राइट साइड के अंदर बीजेपी बैठती थी, आज कांग्रेस बैठी है और हमारे लेफ्ट साइड के अंदर बीजेपी बैठी है। जनमंच के अंदर आज हम बात करेंगे सरकार की नई चुनौतियों की, क्योंकि सरकार ने अपने मैनिफेस्टो के जरिए जनता से वादे बहुत बड़े बड़े किए हैं और उसके अंदर सबसे पहला वादा किसानों की कर्ज माफी का, उस पर मोहर भी लगा दी है। लेकिन असल परीक्षा अब शुरू होती है, क्योंकि इसके बाद ऐसे कई मसले हैं जिनके ऊपर सरकार को काम करना है। सरकार इन चुनौतियों को कैसे लेगी और विपक्ष की इसमें भूमिका क्या होगी, इसी को लेकर आज जनमंच में बात करेंगे। सबसे पहले मेरा सवाल जो है वो अर्चना जी आपसे, शुरू आपसे करते हैं। आज आप राइट साइड में हैं जनमंच के मंच पर। आपने मैनिफेस्टो का पहला वादा सरकार बनने के 2 दिन में पूरा कर दिया, लेकिन असल चुनौती अब शुरू होगी, क्योंकि मैनिफेस्टो बहुत लंबा है और बहुत बड़ा है। आमतौर पर होता ये है कि सरकारें मैनिफेस्टो पार्टियां लेकर आती हैं, चुनाव जीतने के बाद में जो है वो उसी मैनिफेस्टो की कुछ लाइनें बदलकर अगले मैनिफेस्टो के अंदर ले आती हैं। कितना मुश्किल होगा आपके लिए? मैनिफेस्टो जो है वो जन घोषणा पत्र था हमारा, और है इनफैक्ट, और हमने चुनाव से पहले जनता से और समाज के हर वर्ग से उसके सजेशंस मांगे थे। और जिस समय चुनाव के मैदान में गई थी तब तक की मुझे जो जानकारी 2.5 लाख से ऊपर सजेशंस आ चुके थे, तो मुझे लगता है और नंबर बड़ा होगा। और उनमें से जो वाजिब मांगे थी उसको हमने उसमें इनकॉर्पोरेट किया है। और जहाँ तक मैनिफेस्टो को पूरा करने की बात है, तो आपको ध्यान होगा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस शासन में हमने उसको लीगल डॉक्यूमेंट बनाया, कैबिनेट से पास करा, अक्षरशः उसको पालन करने का काम किया। तो ये कसौटी जो होती है, जिसको कि लेकर दुविधा रहती है कि साहब मैनिफेस्टो चुनाव के समय बनते हैं, भाषा बदलकर अगले चुनाव में जारी कर दिया, ऐसी दुविधा कांग्रेस के साथ नहीं है। हम पूर्व समय में भी कसौटी पर खरे उतरे और अब भी उतरेंगे। देखिए, मुख्य रूप से मैनिफेस्टो को लेकर के यूं तो बहुत सारे हमने कमिटमेंट्स किए हैं, लेकिन किसानों को लेकर जो कमिटमेंट था उसको हमने 10 दिन का समय सीमा दी थी, 3 दिवस में हमने पूरा कर दिया। महिलाओं की सुरक्षा का मामला हो, युवाओं को रोजगार देने की बात हो, या हर वर्ग के अपने कुछ मुद्दे थे, चाहे कर्मचारियों से संबंधित मुद्दे हो, तो मुझे लगता है कि हर कमिटमेंट को पूरा करने की हमें एक कह सकते हैं कि इच्छा शक्ति है, और उसे पूरा करने का रोड मैप भी हम प्रस्तुत करेंगे। तो आप मान करके चलिए कि सरकार जिस विश्वास के साथ सत्तारूढ़ हुई है जनता के, उस विश्वास से पूरा उतरने के लिए हम तैयार हैं। और चुनौतियां आती हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कई बार आपके एक्सचेकर आपका साथ नहीं देता, कई बार आपका वातावरण कुछ अनुकूल नहीं होता, कई बार आप कमिटमेंट को पूरा करते हैं, हर्डल्स आती हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी चुनौती को अवसर में परिवर्तित करना जानती है, और यही कारण है कि जो हमारे साथी हैं विपक्ष, कहते रहे कि बहुत लंबे समय तक राज किया। तो जनता जो मोहर लगाती है आपकी कार्यशैली पर लगाती है, चाहे विपक्ष में हो तो उसको कसौटी पे कसती है, फिर सत्ता देती है, और अगर सत्ता में भी है तो दोबारा सत्ता तब मिलती है जब आप उसी कसौटी पे खरे उतरते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम बहुत अच्छे से जानते हैं। और हम सबसे बड़ी बात जो है वो ये रहेगी हमारी, कि हमने भाजपा से एक बात सीखी ज़रूर है। इन्होंने निरंतर हमको कोसने का काम किया, और जनता चाहती थी कि ये जनता का काम करे, जनादेश का सदुपयोग करे और उसका सम्मान करे। उसका सम्मान करने की जगह हमेशा हमें कोसते रहे, गड्ढे गिनाते रहे। तो हम इतना ज़रूर कहेंगे आपको, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री राहुल गांधी जी ने हमारे 3 जो स्टेट्स हैं, जो हिंदी हार्टलैंड है, उसकी जीत पर ये कहा था, पूर्ववर्ती समय के अच्छे कामों पर कोई भी व्यवधान हम उत्पन्न नहीं करेंगे। यानी जनता को समर्पित कार्य अक्षरशः पालन रहेंगे, उनका अनुगमन होता रहेगा, लेकिन जनता को और कैसे फ़ायदा मिले, कैसे जनहितैषी योजनाओं को अंजाम दिया जा सके, कैसे पूर्ववर्ती शासन की जो हमारी योजनाएं थी जिनको इन्होंने ठप किया था उनको रिवाइव किया जाए, ये इन सब चीज़ों पर हम काम करने वाले हैं। ठीक है, मुकेश पारिक जी, आप सहमत हैं अर्चना जी से? क्योंकि इन्होंने अपने मैनिफेस्टो की जो सबसे बहुप्रतीक्षित मांग थी वो सरकार बनने के 2 दिन के अंदर अंदर पूरी कर दी। और देखा जाए तो जहां 3 स्टेट के अंदर कांग्रेस ने सरकार बनाई है, वहां कुछ घंटों के अंदर जो है वो किसानों की कर्जा माफी की घोषणाएं कर दी गई है। आपको लगता है कि अब बाकी का मैनिफेस्टो भी जल्द पूरा किया जाएगा, और जो पुरानी योजनाएं अशोक गहलोत के जमाने में हुआ करती थी, जिनका जिक्र कई बार सीएम साहब ने अपने भाषणों में भी किया कि बीजेपी ने उन योजनाओं को बंद कर दिया था, वो योजनाएं भी दोबारा लौटेंगी? देखिए, जब पार्टियां चुनाव में जब उतरती है तो उनका एक अपना मैनिफेस्टो होता है, और वो मैनिफेस्टो इसी अनुरूप होता है कि वो उसको जनता के लिए उस काम को पूरा करे। और भारतीय जनता पार्टी भी ये चाहती है कि कांग्रेस शासन में आई है, कांग्रेस सत्ता में आई है, तो जो उन्होंने जनता से वादे किए हैं उसको पूरा करे। देखिए, जो परिणाम आए, उन परिणाम में ऐसा नहीं है कि जनता ने कोई भारतीय जनता पार्टी को नकारा हो और कांग्रेस को सराहा हो। हम मात्र 0.5% मतों से हम पीछे रहे,
और कुछ 1 लाख से भी कम वोट हमको कम मिले। लेकिन चूंकि मैथमेटिक्स में अगर संख्या के आधार पर कांग्रेस को सरकार बनाने में कांग्रेस सफल रही, और पूरी तरीके से अगर इंडिपेंडेंट बात करें तो कांग्रेस को भी पूर्ण समर्थन जनता ने नहीं दिया। लेकिन ठीक है, अब वो सत्ता में है, और एक जो सकारात्मक विपक्ष की भूमिका होती है वो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से निभाएगी। इन्होंने जो अभी कर्ज माफ़ किया है, हम उसके लिए इनका स्वागत करते हैं। लेकिन साथ ही साथ जब हमने 50,000 रुपये का जन ऋण माफ़ किया था पहली बार राजस्थान में, तब कांग्रेस ने एक ऑब्जेक्शन किया था कि ये हम पैसा लाएंगे कहाँ से। चूँकि हमको पूर्ण विश्वास था जिस प्रकार से हमने काम किए थे कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी और हम हमारा जो वित्तीय प्रबंधन है उसके अनुसार हम 50,000 का जो ऋण माफ़ का हमारा बजट है हम उसको पूर्ण करेंगे। लेकिन इन्होंने जब हमारे 50,000 के ऋण की प्रशंसा करने की बजाय इन्होंने ये आरोप लगाया कि आखिर ये पैसा कहाँ से लाएंगे। लेकिन अब इन्होंने 2 लाख का माफ़ किया है, तो अब ये 2 लाख में ये कहाँ से लाएंगे, अगर ये बता देते जनता को तो थोड़ा सा एक विश्वास हो जाता। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की जनता के लिए जिस प्रकार का 73 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली है, बहुत कम मार्जिन से हमारे भी कई उम्मीदवार हारे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो अपना दायित्व है, पार्टी जो प्रतिबद्धता है जनता के प्रति, हम विधानसभा से लेके और सड़क तक जो भी उचित होगा जनहित के लिए काम करेंगे। और अगर सरकार कोई जनहित के काम करती है तो हम निश्चित रूप से उसमें एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। अर्चना जी, मैं इससे पहले दूसरे मेहमानों के पास जाऊं, मुकेश जी ने एक बात कही कि जब बीजेपी ने 50,000 का कर्जा माफ किया था तो आपने तत्कालीन सरकार के ऊपर सवाल उठाया था कि इतने कर्जे के ऊपर जो है वो सरकार बैलेंस कैसे करेगी, ये पैसा आएगा कहां से। अब आपकी सरकार ने 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ कर दिया है, आप कहां से लाएंगे? देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है कि अभी 8,000 करोड़ का कर्ज है, और जिस तरह का वित्तीय कुप्रबंधन रहा उसकी परिणति ये थी कि जब इन्होंने घोषणा की थी तब इनके पास उसकी व्यवस्था नहीं थी, और हमने प्रश्न भी उठाया था कि ऊँट के मुंह में जीरे बराबर रिलीफ दे रहे हो, और उसके बारे में कुछ कर भी नहीं पाए। उसकी परिणति इनकी हार में भी हुई है। तो ये बात ठीक है कि फिस्कल कंसोलिडेशन को लेकर के दुविधाएं हैं, लेकिन सरकार अपना रोड मैप लाएगी सामने, और हम लोग जानते हैं कि रेवेन्यू भी जनरेट करना है, विकास के काम को भी अंजाम देना है, और हमारे इस कमिटमेंट को भी पूरा करना है। तो आने वाले समय में सरकार के स्तर पर आपको पूरी जानकारी पारदर्शिता के साथ प्राप्त होगी किस प्रकार से व्यवस्था करके और किसानों को राहत देंगे। क्योंकि देखिए, इनके समय जब ये घोषणा हुई थी तब सबसे बड़ी दुविधा ये थी कि 50,000 का ऋण माफ कर रहे थे कोऑपरेटिव सोसाइटी से जो कर्जा लिया था उसको। लेकिन इन्होंने किया क्या कि जो 8,000 के अवार्ड, 8,000 लोगों का अवार्ड जारी किए, कहीं किसी और को जारी किए, लेकिन ऋण माफी कहीं भी नहीं की और ना कभी इसकी प्रस्तुतिकरण हुआ। लेकिन कांग्रेस के शासन में आपको पूरी पारदर्शिता के साथ पता चलेगा किसका कितना ऋण माफ हुआ है, किस इलाके में हुआ, और कैसे वित्तीय प्रबंधन किया गया, और कैसे उसकी जो कंसोलिडेशन है फिस्कल उसके को हम अंजाम देंगे। सारी चीजें आपके सामने आएंगी। ठीक है विकास सोमानी जी, कांग्रेस सरकार एक्शन में है और 2 दिन के अंदर जो है उन्होंने मैनिफेस्टो की सबसे जो बड़ा वादा था उसको पूरा किया है। उम्मीद है कि इस बार का जो मैनिफेस्टो कांग्रेस ने जारी किया है उसकी आखिरी लाइन तक पूरी की जाएगी। जो घोषणा पत्र कांग्रेस ने जारी किया है वो भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र के 2 दिन बाद जारी हुआ। हालांकि कांग्रेस ने जो अपना घोषणा पत्र बनाया है उसमें समुचित और सभी विभागों का विवरण दिया गया है, पर कुछ विषय ऐसे हैं जो अभी भी सवाल उठाते हैं और उनका किस तरह से इम्प्लीमेंट होगा। कि जैसे किसानों के लिए ट्रैक्टर और ट्रैक्टर पार्ट्स के लिए जीएसटी से मुक्त किया जाए, उसके बारे में कांग्रेस कैसे करेगी। दूसरी बात यह है कि जो इन्होंने कहा कि मसाला बोर्ड बनाया जाएगा और हथकरघा हस्तशिल्प का बोर्ड एक निदेशालय बनाया जाएगा। हालांकि घोषणा पत्र में वो सभी वर्गों को छुआ गया है, बेरोजगार भत्ता भी 35 रुपये देने की बात की गई है। तो इस घोषणा पत्र का जो पहली लाइन थी कि एक ही संकल्प और कांग्रेस विकल्प, जब कांग्रेस विकल्प की स्थिति में जिस बहुमत से जो मान के चल रही थी, जैसा वातावरण बनाने की कोशिश की, उस पर नहीं आ पाई। पर हम इस बात को कहना चाहेंगे कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि अभी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उन्होंने कहा था और उन्होंने योजनाएं भी निरंतर चलाई थी, उसके बाद वर्तमान मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने इस बात को कहा है कि जो पूर्व में जो योजनाएं चल रही थी उसको हम निरंतर जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको यथावत रखेंगे। यथावत रखने के साथ साथ आप देखें कि आसिफ भाई जो घोषणा पत्र है उसमें इन्होंने किसानों को कर्जा माफ कर दिया, चलो ठीक है, वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होगा वो धीरे धीरे हो जाएगा। पर उसके बाद जो कई योजनाएं इनसे संबंधित है, किसानों को जिस तरह किसान भवन बनाने की है कि जहां पर किसान भवन नहीं है वहाँ किसान भवन जिन जगह उपलब्ध नहीं है वहाँ बनाए जाएंगे। उसके अलावा आप जो जर्नलिस्ट है वो प्रोटेक्शन एक्ट लाएंगे, आप एडवोकेट्स
प्रोटेक्शन एक्ट लाएंगे। अभी बहुत लंबी प्रक्रिया है और जिस तरह से घोषणा पत्र को दिया है, मैं समझता हूं कि ये जिस प्रकार से किसानों को ऋण माफ किया है उसी प्रकार से अगर सभी बिंदुओं पे काम करते रहें और जिस गति से कर रहे हैं तो उस घोषणा पत्र को पूरा करने में भी मैं समझता हूं कि 4 या 5 साल लग जाएंगे। इतनी उसमें विविध प्रकार की योजनाओं का उल्लेख किया गया है। तो हम ये चाहेंगे और कांग्रेस सरकार से ये कहेंगे कि जो जनता की आवाज बनके जो भारतीय जनता पार्टी निरंतर काम करती रही है और उसी का है कि उनको घोषणा पत्र में समुचित विषय को लेना पड़ा और उसकी अक्सर से अक्सर पालना हो और जनता इससे कहां तक सहमत हो यह भी देखने का विषय होगा। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जहां जरूरत होगी वहां अपनी आवाज भी उठाएगी और विपक्ष की भूमिका तो है और संगठन भी अपनी बात को जहां भी जिस वर्ग से संबंधित है वो अपने ज्ञापन देगा, अपनी बात को कहेगा और कांग्रेस उसको किस हद तक इम्प्लीमेंट करती है। और जो आसिफ भाई एक बात और कहना चाहेंगे कि जो डबल इंजन की जो बात की गई है कि डबल इंजन बनके कांग्रेस सरकार काम करेगी, तो हम समझते हैं डबल इंजन एक ही दिशा में जाएंगे तो जनता की। अब ईस्टर्न कैनाल योजना की बात ले आसिफ भाई, ईस्टर्न कैनाल योजना जब पूर्व मुख्यमंत्री जी उनको नीति आयोग में मंजूरी के लिए ले गई थी, करा गई थी, उसी बारे में घोषणा पत्र में कहा गया कि विभिन्न जो गांव हैं उन गांवों पे अधिकतर जगह पानी की कमी के लिए उस योजना को पहुंचाया जाएगा। तो समुचित प्रक्रिया को देख रही है भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में बैठ के और उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए प्रयास कर रही है। ठीक है, आप इसका जवाब दीजिए, फिर मैं फारूक साहब के पास चलता हूँ। कुछ बातें तो अच्छी भी कही हैं कि जीवंत लोकतंत्र में विपक्षी भूमिका होती है और हम कभी विपक्ष को नकारना नहीं चाहते। तो कांग्रेस मुक्त भारत चाहते थे लेकिन कांग्रेस युक्त होता गया भारत वापस से और बहुत कम समय सीमा में जो इनकी परिकल्पना थी उसको जनता ने धत्ता बताया। इन्होंने जीएसटी की बात की तो खुद प्रधानमंत्री ने 2 दिवस पहले बहुत सारे आइटम्स को नेगेटिव लिस्ट के छोड़ करके और सब आइटम्स को ला के 18% जीएसटी में लाने की बात कही। तो यही बात हम कह रहे हैं कि साहब जो कंपोनेंट्स जरूरी हैं कृषि के लिए उन पर आपने जीएसटी लगाए, तो हम जब शासन में आएंगे तो जीएसटी काउंसिल को रिकमेंड करेंगे और सर्वसम्मति बनाकर उस पर टैक्स को रिडक्शन की बात करेंगे। दूसरी बात ये कि आप कह रहे थे साहब ये काम नहीं करेंगे तो हम सजग विपक्षी भूमिका निभाएंगे, तो ये तो जरूरी है भाई। आपको जनता ने जनादेश विपक्ष में बैठने के लिए दिया, उस दायित्व को निभाना आपका दायित्व है, तो उसे निभाइए, हमें भी अच्छा लगेगा। हम आपकी तरह कभी नहीं कहेंगे कि साहब विपक्ष मुक्त हो जाना चाहिए देश। हम अराजकता के पक्षधर नहीं है, हम सत्तारूढ़ हुए अराजकता की समाप्ति के लिए, त्रासदी से मुक्ति के लिए। फारूक साहब, आपने दोनों पार्टी के प्रवक्ताओं को सुना। इनका कहना है कि अगर पहली ही शर्त को फौरन पूरा कर दिया गया तो आने वाले कुछ समय के अंदर मैनिफेस्टो की दूसरी जो बातें हैं वो भी जल्द जनता के हित के लिए लागू कर दी जाएंगी। बीजेपी का ये कहना है कि मैनिफेस्टो के अंदर लिखा तो जाता है लेकिन पूरा करना बहुत मुश्किल है। ये पहली मांग के बाद के अंदर जो इनका निष्कर्ष निकल के आ रहा है वो ये है कि धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता सब धीरे हो जाएगा। आपको क्या लगता है फारूक साहब, कितना मुश्किल है मैनिफेस्टो को पूरा करना और कौन कौन सी चुनौतियां हैं इस सरकार के सामने जिनसे इनको पार पाना है? देखिए, हमारे बीजेपी के मित्रों ने कहा है वो बात अपनी जगह सही है, लेकिन चंद दिनों पहले ही इनकी सरकार गई है। अगर पिछले 20 साल का अपन 5-5 साल का अंतराल देखें, बीजेपी और कांग्रेस का दोनों पार्टियों की गवर्नमेंट रही है, दोनों के घोषणा पत्र का अगर अध्ययन किया जाए तो जो घोषणा पत्र में बीजेपी ने कहा था वो चीज़ें भी पूरी लागू नहीं हुई हैं और 8 से 13 के बीच में अशोक जी ने जो घोषणा पत्र जारी किया था उनकी सरकार में भी पूरी नहीं हुई है। घोषणा पत्र में जो सेंटेंस यूज़ किए जाते हैं, लिखे जाते हैं और प्रमुख नेताओं के चुनावों के दौरान जो भाषणों में जो घोषणाएं होती हैं उसका अक्सरश गवर्नमेंट आने के बाद उसका पालन नहीं होता। ये सच्चाई है, चाहे वो बीजेपी की गवर्नमेंट रही हो चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट रही हो। मैं छोटा सा आपको उदाहरण देता हूँ कि सबसे बड़ी समस्याएँ क्या हैं हमारे राजस्थान में। सबसे बड़ी समस्या एक, जिसमें अभी अशोक जी ने लोन माफ़ किया किसानों का, किसानों की समस्या। दूसरी है संविदा कर्मियों की, और मैं कह रहा हूँ किसानों से भी ज़्यादा बड़ी समस्या है संविदा कर्मियों की। राजस्थान में करीब 3 लाख संविदा कर्मी हैं। संविदा कर्मी नाम की शोषण की चाकी को राजस्थान में स्थापित करने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, जिन्होंने 98 से अपने 3 के शासनकाल में इस चक्की को स्थापित किया था। उस चाकी को पूरी ताकत से वसुंधरा जी ने 10 साल में चलाया और शिक्षित प्रशिक्षित जो रोजगार की तलाश में लड़के लड़कियां थी वो 10 साल 20 साल इस चाकी में पिसते रहे। वसुंधरा जी ने वादा किया था संकल्प पत्र में कि हम इनको नियमित करेंगे, नहीं कर पाई। वसुंधरा जी ने 10%, 15%, 20% बढ़ाया, जो उसका अगर अपन कहें सीधी अंदाज में 1 महीने का 10 किलो 15 किलो आटा बढ़ाया और कुछ नहीं बढ़ाया। अब इन्होंने भी यही वादा किया है, लेकिन आप देख रहे हैं कि इसके करेंगे क्या? आपके पास करना है क्या? संविदा कर्मी हैं वो 3 डिमांड कर रहे हैं, हमें स्थायी कर दिया जाए, जो आपने वादा किया आप कर सकते हैं, वसुंधरा जी ने नहीं किया।
दूसरी चीज वो कह रहे हैं समान कार्य समान वेतन, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया हुआ है, यानी गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी नहीं मान रही है। तीसरी चीज वो कह रहे हैं अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो हमारा वर्तमान 5-7 हज़ार जो मानदेय है इसको बढ़ा के 4 गुना कर दिया जाए, 24-25 हज़ार कर दिया जाए, वो भी जबकि एक सर्कुलर से कर सकती है गवर्नमेंट। आज के इस युग के अंदर इस जयपुर और बीकानेर, जोधपुर जैसे शहरों में दूसरे गांवों के लोग जो रहते हैं 6-7 हज़ार में संविदा कर्मी, वो क्या धोएं क्या निचोड़ें, ये बहुत बड़ी समस्या है। इस पे कभी न बीजेपी ने 10 साल में कोई काम किया है, न कांग्रेस ने। फारूक साहब, संविदा कर्मियों को अभी उम्मीद तो रखनी चाहिए क्योंकि डेमोक्रेसी है, दबाव बनेगा और उम्मीद होगी भी, करना भी चाहिए। गवर्नमेंट ने वादा किया है, बाकायदा 27 नंबर पेज पे कांग्रेस ने घोषणा पत्र में लिखा है और नेताओं ने भी कहा है, और एक साथ कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप ये देखिए कि आपके सारे काम चल रहे हैं, कोठी बंगले, ये जो सारे डेकोरम चल रहे हैं गवर्नमेंट के, एक 6,000-4,000 में एक लड़का लड़की कोई बाड़मेर में रह रहा है, वो क्या करे? ये बहुत बड़ी समस्या है। तो 2 लाख का लोन माफ किया, इसका स्वागत करना चाहिए, लेकिन ये सबका माफ नहीं हुआ है, इसमें भी इफ बट लगाया गया है। तो आपको संपूर्ण कर्जा माफ करना चाहिए था, लेकिन संविदा कर्मी एक बड़ी समस्या है और 3 लाख के करीब हैं। आप ये नहीं समझें कि कांग्रेस जीत गई है। ये जो 4-5 पॉइंट का जो अंतर आया है, ये संविदा कर्मी अगर लोकसभा से पहले अगर आपने नियमित नहीं किया तो ये इधर भी पलट सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है फारूक साहब, मेरे साथ विष्णु जायसवाल भी हैं भारत वाहिनी पार्टी से। मुझे याद है विष्णु जी, पिछले जनमंच में आपने कहा था कि माहौल आपने बनाया था और इसका फायदा कांग्रेस को मिल गया। तो वो माहौल अगर आपने बनाया था तो मैनिफेस्टो भी तो आपने बनाया था। देखिए, हमारा मैनिफेस्टो तो जो था वो जनता के बीच में गया, ठीक है। जो रिजल्ट आपके सामने है, हमारे सामने, वो हमें स्वीकार भी है। लेकिन वर्तमान में जो बात है कि जो सरकार अभी आई है, ये अपनी चुनौतियों को कैसे पार पाएगी। तो सबसे बड़ी चुनौती तो कल ही इन्होंने एक तरह से हार गए कि 2 लाख का कर्जा माफ इन्होंने वादा किया था। राहुल गांधी जी जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने वादा किया था संपूर्ण कर्जा माफी के, और कर्जा माफ होता है 2 लाख का, उसमें भी इफ एंड बट लगता है। तो संपूर्ण कर्जा माफी कहाँ हुई? पहली बात तो किसानों के साथ एक बहुत बड़ा छलावा और धोखा कल हुआ। आगे की बात, जैसे भी हमारे साथ में बैठे हुए मेरे बड़े भाई कह रहे थे, संविदा कर्मियों की एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी, क्योंकि आर्थिक जो जुड़े हुए मुद्दे हैं जिनसे आर्थिक मामले निपटेंगे, वो मामले सारे के सारे उलझेंगे और वो पार नहीं पा पाएंगे, क्योंकि नौकरियां देना बजट के ऊपर आएगा, पैसा नहीं है सरकार के पास, पहले ही घाटे में सरकारें हैं, पहले ही कर्जा बहुत है और दोबारा कर्जा लेने की स्थितियां बन भी नहीं रही है। तो इस स्थिति को अब ये कैसे पार पा पाएंगे, रेवेन्यू जनरेट कैसे होगा? पहले तो इनको रेवेन्यू जनरेट करने पे ध्यान देना होगा। जो भी अभी विषय इस समय 4 महीने बाद चुनाव है लोकसभा के, इन्होंने लोकसभा चुनाव जीतने के लिए ये माहौल क्रिएट किया कि हमने कर्जा माफ कर दिया, लेकिन जब ये चीज बजट पर आएगी तो इनका बहुत दिक्कत आएगी। संविदा कर्मियों को भी लाने में दिक्कत आएगी। बेरोजगारी, पहली बात तो बेरोजगार को हटाकर रोजगार दिया जाए, वो नहीं कर पाएंगे 4 महीनों के अंदर, तो बेरोजगारी भत्ता इनको 3500 रुपये करना पड़ेगा, और यदि ये करते हैं तो और बाहर आएगा, हजारों करोड़ों रुपए का बाहर आएगा, वो निर्वहन करने की स्थिति में अभी है नहीं। वृद्ध पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, सबको इन्होंने बढ़ा चढ़ा करके बहुत लंबा चौड़ा पुलिंदा बना करके जनता के सामने पेश किया था, और जनता ने उसको स्वीकार करके इनको वोट कर दिया, और वोट करने के बाद इनको सत्ता में बैठा दिया। लेकिन अब अशोक गहलोत जी ने जैसे पिछले कार्यकाल के अंदर वादे पूरे नहीं किए थे, मेरे को ऐसा लगता है कि इस बार भी अशोक गहलोत जी की सरकार ये वादे पूर्ण करने के अंदर कहीं भी सफल नहीं हो पाएगी। वसुंधरा जी की सरकार ने 40% वादे जो पूरे किए, वैसे ही अशोक गहलोत जी भी 30, 40 और 50 के बीच में अटक जाएंगे, और जनता वो की वही स्थिति में होगी, फिर सत्ता परिवर्तन करने की तैयारी कर रही होगी, और ये नेता मजे मारकर 5 साल बाद अपने घर पर बैठे होंगे। ठीक है, नारायण बारट साहब, मेरा सवाल थोड़ा इस बार आपसे लंबा है। आपको याद होगा जब विधानसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा हो गई थी, उससे पहले लगभग पूरे जयपुर या राजस्थान को मिलाए जाए तो 20 ऐसी स्ट्राइक्स थी जो बिना किसी नतीजे पे पहुंची हुई खत्म हो गई थी। अब वो जो 20 अलग अलग सरकारी विभाग के लोग अनशन या हड़ताल कर रहे थे, अब उनकी उम्मीदें नई सरकार से, उसमें चाहे आप रोडवेज बसों के कर्मचारियों को ले लें, संविदा कर्मियों को ले लें, या पैरा टीचर्स को ले लें, ऐसी बहुत सारे जो कर्मचारी हैं वो बिना निष्कर्ष के ही घर चले गए थे। अब इस सरकार से उनको उम्मीदें बढ़ी हैं। कितना मुश्किल होगा गहलोत सरकार के लिए इन चुनौतियों से निपटना? इसके साथ ही आपको एक और व्यवहारिक समस्या भी जो है वो आमतौर पे आएगी, जब केंद्र में सरकार बीजेपी की है, राज्य में सरकार जो है वो कांग्रेस की है। पहले दोनों जगह बीजेपी की सरकार थी, आपस में सामंजस्य अच्छा था, 65,000 बिजली का 65,000 करोड़ का जो बिल था वो वे ऑफ कर दिया गया था। ये दिक्कतें भी कांग्रेस को यहाँ पर झेलनी पड़ेंगी। मैं समझता हूँ कि पिछले अरसे दराज से जब भी तख्त बदला, ताज बदला, सत्ता का हमराज बदला,
लेकिन इंसान वही है, मुफलिसी वही है, गरीबी वही है और कुछ तरक्की हमने ज़रूर की है। इस सरकार के सामने ज़्यादा बड़ी चुनौती एग्रीकल्चर की है, जो हमारी जीडीपी में एक बड़ा हिस्सा है, और एम्प्लॉयमेंट की है, और तीसरी हेल्थ की है। तो अगर वादा पूरा करने की बात करें तो पिछली सरकार 163 के प्रचंड बहुमत पे और केंद्र में प्रबल बहुमत के बाद भी अगर वादा पूरा नहीं कर पाती है तो ये अनफॉर्चुनेट है। और इस सरकार के सामने चुनौतियां बढ़ के आई है और लोगों की अपेक्षाएं बहुत है। आप जिन हड़ताल की बात कर रहे हैं कि उनमें से कुछ मांगे ऐसी थी जो बातचीत की टेबल पे सुलझ सकती थी, और सरकार का दायित्व है, कांग्रेस की नीति में है, उनकी मैनिफेस्टो में है, और शुरू से कहते रहे कि जो पब्लिक एंटरप्राइजेज है, सरकारी उपक्रम है, उनको वो बंद नहीं करेंगे, उनको फ्लोरिश करेंगे। रोडवेज है या दवा बनाने वाली कंपनी है, वो वेलफेयर स्टेट का हिस्सा है। अगर उसको कोई बंद करता है या उसको कमज़ोर करता है तो स्टेट को कमज़ोर करता है। मैं समझता हूँ कि सरकार की मंशा पूरी करने के लिए हम वक्त देंगे, हम निगाह रखेंगे। अगर वो नहीं करेंगे तो उनका हश्र भी वही होगा, और जो वेलफेयर स्टेट को ठीक से अंजाम नहीं देगा उसका फेयरवेल हो जाएगा। मैनिफेस्टो सबसे पवित्र दस्तावेज एक लोकतंत्र में होता है, पर सबसे उपेक्षित भी है। अगर एक पर्यटक एक विदेशी को समझा रहा है कि ये हवा महल है, उसने कहा मैं भीतर से जाके देखना चाहता हूँ, बोला नहीं अंदर कुछ नहीं है, राजनीतिक पार्टी के मैनिफेस्टो की तरह है, जो कुछ है बाहर है। तो इसलिए अविश्वास राजनीतिक पार्टियों के प्रति हमारा बना है। दवा स्कीम है आपकी, वो बहुत ज़रूरी है कि 4% लोग अपना इलाज कराते कराते इतने कंगाल हो जाते हैं कि जीवन भर ऊपर नहीं उठ पाते। 70% पैसा अभी भी इंसान जेब से खर्च करता है। इसलिए ज़रूरी है कि सरकार रोटी कपड़ा और मकान मैसर कराए। और वेस्ट में भी जितने अर्थशास्त्री हुए कह रहे हैं कि पश्चिम में बेशक पूंजीवाद है, लेकिन उसने आम आदमी के लिए जो बुनियादी आवश्यकताएं वो पूरी की है, तभी वो सुरक्षित है। राजस्थान में बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। 7 लाख कर्मचारी संगठित हैं। अगर वो कर्मचारी असंगठित वर्ग के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो लोग उनके खिलाफ भी आवाज़ उठाएंगे। जो संविदा कर्मी है और जो 7 लाख कर्मचारी है, उनकी अकाउंटेबिलिटी, उनकी प्रोडक्टिविटी भी निश्चित होनी चाहिए। नरेगा एक बड़ी समस्या इस पिछली सरकार के दौरान हुई है। यहाँ बैठे लोगों को नहीं मालूम है, लेकिन गांव में वो बड़ा इश्यू था। ट्राइबल बेल्ट में एक बड़ा इश्यू था। नरेगा को कमज़ोर किया गया। नरेगा कमज़ोर होने से माइग्रेशन बढ़ता है। 74% आबादी राजस्थान की गाँव में रहती है। और हम पिछली सरकार को दीनदयाल उपाध्याय के ख्वाबों के नज़र से देखते थे कि उन्होंने एकात्म मानववाद की बात की थी, मानवता की बात की थी। इस सरकार को महात्मा गांधी के उस बयान से देखते हैं कि जब भी कोई आप फैसला करते हो तो वो उस इंसान का चेहरा जहन में रखिए जो सबसे आखिरी कतार में खड़ा हुआ है। तो जब आप फैसला करेंगे तो आपके हर फैसले को हम इस परछाई में देखेंगे कि क्या आपने उस इंसान का चेहरा अपने मनोमस्तिष्क में रखा है क्या, जो आखिरी कतार में खड़ा हुआ है। और दूसरी मुश्किल हमारे समाज में कानून व्यवस्था की है। अगर आपको रोटी मिल रही है वो सुकून से मिले। लैंड ग्रेबिंग, रियल इस्टेट एक बड़ी समस्या है, क्योंकि राजनीति में ज़्यादातर वो लोग आ रहे हैं जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं। और कई बार मायूसी इसलिए भी होने लगती है कि इन 200 में से 158 करोड़पति जीत के आए हैं। पिछली विधानसभा में 145 थे, अब 158 हो गए। ये 158 करोड़पति क्या हमदर्दी रखेंगे गरीब आदमी से, आवाम से, रिक्शा चालक से, मजदूर से, दिहाड़ी करने वाले आदमी से? ये हमारे लिए बड़ी देखने की बात होगी। तो हम दुआ करते हैं, हम इनको मोहलत देंगे, और इस मोहलत में खरे नहीं उतरते हैं तो उनके विरुद्ध जो भी जिस हैसियत में है उसमें आवाज़ उठाने की चेष्टा। ठीक है, ब्रेक पे जाने से पहले नारायण बारठ साहब ने कहा कि मोहलत देनी चाहिए। बहुत कम समय गुजरा है, कुछ ही दिन गुजरे। अगर इस मोहलत के अंदर सरकार अपने मैनिफेस्टो में अपनी चुनौतियों को पूरा करती है, मैनिफेस्टो में कही गई बातों को पूरा करती है, तो यकीनन ये एक जनहित के लिए उठाया गया कदम होगा। वकील साहब, आप ब्रेक पे जाने से पहले कुछ बोलना चाह रहे थे। देखिए, अभी जो मैनिफेस्टो की हम बात कर रहे हैं, दोनों ही राजनीतिक दलों की, भारतीय जनता पार्टी ने पिछली सरकार में जो मैनिफेस्टो जारी किया उसको पूर्ण किया। अब कांग्रेस ने जो मैनिफेस्टो जारी किया और उसमें अभी किसानों की जो बात सभी ने की है कि किसानों का 2 लाख रुपए तक का ऋण माफ किया। अब आप उस पत्र को पढ़ने के बाद आप एक बहुत बड़ा विषय उसमें छिपा हुआ है कि जो ऋण माफ किया वो किन लोगों का किया और किस प्रकार का ऋण माफ किया है। उन्होंने कहा कि 2 लाख रुपए तक का सरकारी गैर सरकारी बैंकों का अवधि पार ऋण माफ कर रहे हम। तो मैं राजस्थान की जनता, राजस्थान का किसान, जो वो किसान जिसने अपना ऋण समय पे चुकाया, पहले भी समय पे चुकाया,
आप उसको ऋण माफ नहीं करने की बात करें। जिन्होंने कभी ऋण ही नहीं चुकाया, अवधि पार ऋण जिनका हो चुका, आप केवल उन लोगों की बात कर रहे हैं, जबकि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा। एडवोकेट साहब, आपको थोड़ा सा तकनीकी रूप से ठीक करना चाहूंगा। डिफॉल्टर जो टर्म होती है वो बैंक की होती है, और जो डिफॉल्टर टर्म है वो बैंक की नजर के अंदर है। ये वो लोग हैं जो किसी हाल में कर्जा नहीं चुका पा रहे, बैंक इनको डिफॉल्टर कहता है। बिल्कुल, मैं भी वही कह रहा हूं कि ये वो लोग हैं जो कभी कर्जा चुका ही नहीं पा रहे हैं, जिन्होंने कभी कर्जा ही नहीं चुकाया। पर जिन लोगों ने पुराना कर्जा चुका के नया कर्जा ले लिया, आप उनकी माफ करने की बात नहीं कर रहे। क्या वो किसान नहीं है? नहीं, क्या वो किसान नहीं है? विरोध के लिए उनको किसान की परिभाषा से निकाल दीजिए। नकारात्मकता का संचार मत करो मेरे भाई। इसलिए मेरा आपसे कांग्रेस सरकार से ये निवेदन है कि आपने जो वादा किया है, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो वादा किया है कि संपूर्ण किसानों का कर्जा माफ होगा, आप उस पर कार्रवाई करें। ठीक है आसिफ भाई, अब अगर आप ऐसी बात करो तो आपको भी बात सुनने की और क्षमता पैदा करनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के चुनाव में वादा कर दिया उत्तर प्रदेश की जनता से कि सरकार ऋण माफी करेगी, यानी केंद्र सरकार, और जैसे ही जीत गए पल्ला झाड़ा और कहा पार्लियामेंट में जाकर कि ये तो स्टेट इशू है, हम नहीं करेंगे। ऐसे वादे नहीं करती कांग्रेस। आपको सुनना चाहिए था जब मुख्यमंत्री जी बयान दे रहे थे, उन्होंने कहा पात्र अपात्र को हम आइडेंटिफाई करेंगे। डिफॉल्टर्स वही होते हैं जो कर्जा चुकाने की क्षमता जिनकी नहीं होती है। हम खुद ही नहीं कह रहे कि ऋण माफी एक मुश्त कोई समाधान है, हम तो ऐसा रोड मैप भी लाने वाले हैं ताकि भविष्य में ऐसे लोन वीवर्स की आवश्यकता ही ना पड़े। तो मेरा ये मानना है पॉजिटिविटी के साथ हर चीज को आत्मसात करना चाहिए। 3 दिवस हुए सरकार के गठन को। एडवोकेट साहब, समस्याएं और भी बहुत सारी हैं क्योंकि चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। उस फासले के साथ जो है वो कांग्रेस ने जीत दर्ज नहीं की है, क्योंकि विपक्ष इस बार जो है वो कांग्रेस का पिछली सरकार के मुकाबले बहुत ज्यादा मजबूत है। ऐसे में चुनौतियां पूरी करने के लिए और मैनिफेस्टो की मांगे पूरी करने के लिए, मैनिफेस्टो में कही गई बातें पूरी करने के लिए कितना दबाव होगा आपकी तरफ से? देखिए आसिफ जी, इन्होंने अपने घोषणा पत्र में जो 400 से ज्यादा घोषणाएं की हैं, उनमें सबसे पहले तो जो किसानों का कर्ज माफ करने की इन्होंने बात की है। और आपने अभी पूछा भी था, जो 18,000 करोड़ रुपए का जो कर्ज माफ 2 लाख लोगों के हिसाब से किया जा रहा है, वो 18,000 करोड़ रुपए आप कहां से लाएंगे? आपने कोई मेंशन नहीं किया। पढ़े लिखे युवा बेरोजगार हैं, उनका भत्ता देने का जो आपने वादा किया था 3500 रुपये प्रति माह का, जल्दी से जल्दी करने का वादा किया था। ऐसी हमारी भी अपेक्षा है कि आप उसको जल्दी उस वादे को पूरा करें। महिलाओं को जो आजीवन फ्री ये जो निःशुल्क शिक्षा देने का वादा किया है, आपसे अपेक्षा है कि इसको पूरा किया जाए। और जो कंपटीशन, युवा कंपटीशन के लिए जाता है, और आपने वादा किया है मैनिफेस्टो में कि रोडवेज बसें उनको फ्री मुहैया कराई जाएगी, उसको आप पूरा किया जाए। 18,000, मैं अर्चना जी से पूछना चाहूँगा, जो 18,000 करोड़ रुपए का आपने कर्ज माफ करने का जो वादा किया है, वो आप ऋण कहाँ से लाएंगे? देखिए, ये तो पूरा प्रदेश जानता है 8,000 करोड़ के कर्जे में आज डूबे हुए हैं। जो पिछली सरकार का वित्तीय कुप्रबंधन था, उसका खामियाजा उठा रहे हैं। डेट टू जीएसडीपी रेशियो जो 33% तक जा चुका है, ये सब जानते हैं, और यहाँ पर अर्थशास्त्र को समझने वाले बैठे हैं। लेकिन कमिटमेंट्स को पूरा करना कांग्रेस पार्टी को आता है। कैसे लाएंगे, किस प्रकार से देंगे, किस पात्र को देंगे, किस प्रकार से सुलभ करवाएंगे, सारा पारदर्शिता के साथ आपके सामने प्रस्तुत होगा। आपको इसके बारे में ना विचलन प्रस्तुत करना चाहिए, ना कोई। ठीक है अर्चना जी, एक सवाल और भी है। कांग्रेस लगातार जीएसटी का भी विरोध करती आई है। अब जीएसटी चूंकि केंद्र सरकार का फैसला है, अब 3 राज्यों के अंदर नई नवेली आपकी सरकार बनी है, ऐसे में जीएसटी को लेकर कांग्रेस का क्या रोड मैप होगा? क्योंकि जीएसटी को लेकर भी लोगों के अंदर खासी नाराजगी छोटे उद्योगपतियों में देखी गई है। इसको लेकर आपका क्या रोड मैप होगा? देखिए, जीएसटी को लेकर कांग्रेस का स्पष्ट अपनी मंतव्य रहा था। जब ये लागू हुआ था, हरिड इम्प्लीमेंटेशन था, किसी चीज को सोचा नहीं गया। ऐसा लग रहा था कि कोई ऐसा आर्थिक इनोवेशन करने वाले हैं जो इनका खुद का इनोवेशन था, जबकि ऐसी बात नहीं थी। जीएसटी पर काम बहुत समय पहले 70 के दशक से हो रहा था। और अभी जो बैक ट्रैक प्रधानमंत्री खुद कर रहे हैं, आपने देखा ना, उन्होंने 99% आइटम्स को 18% टैक्स की जो लाइन है उसमें लाने की बात कही है। तो हमारा ये मानना है कि जीएसटी के निर्धारण के लिए जीएसटी काउंसिल बना हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट्स का उसमें से होता है। 3 जगह हमारी सरकारें, अन्य जगह भी अन्य पार्टियों की सरकारें, तो एक उसमें कंसेंसस बनाने का प्रयास करेंगे ताकि जनता को राहत मिले। और यही बात हमने अपने मैनिफेस्टो में दर्ज करवाई है, और हमको उम्मीद है कि 2019 में कांग्रेस जो है केंद्र में स्थापित होगी। तो ऐसी अवस्था जब उत्पन्न होगी तो निश्चित रूप से जनता को जो आर्थिक हानि हुई है, कुनीतियों का सामना करना पड़े, उस सबसे राहत देने का काम करेंगे। नारायण जी, सिर्फ बात जीएसटी की नहीं है या फिर किसानों की कर्ज माफी की नहीं है। अगर आप उठाकर देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनसे इस सरकार को जो है वो इन चुनौतियों से निपटना है। चाहे
महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, स्वास्थ्य जो है वो राजस्थान के अंदर एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा है। तो ऐसे में 400 बातें मैनिफेस्टो में लिखी गई हैं, 400 वादे पूरे किए गए हैं। दरअसल अगर देखा जाए बुनियादी तौर पे ये 4 या 5 चीजें ठीक कर दी जाए तो 400 बातें लिखने की आवश्यकता किसी भी पार्टी को अपने मैनिफेस्टो में नहीं पड़ेगी, जो बुनियादी जरूरतें हैं। देखिए, सरकार की किसी भी सरकार के संकल्प पर निर्भर करता है। लोकतंत्र में एक राजनीतिक पार्टी चुनाव लड़ती सरकार बनाती है, वो सरकार किसी पार्टी की नहीं होती, वो सबकी सरकार होती है। जब आप समावेशी राजनीति करते हो तो आपको दिक्कत कम आती है। समावेशी से मेरा मतलब ये है कि सरकार सबको साथ लेके चले, कुछ खास वर्गों को साथ लेके नहीं चले या कुछ खास तबकों की रहनुमाई नहीं करे। जब आप प्रतिपक्ष में होते हो तब आपकी वाणी कुछ और होती है, जब आप सत्ता में आते हो तो आपकी आवाज़ बदल जाती है। महाराष्ट्र में फार्मर सुसाइड बड़ा किस्सा था एक, और एकनाथ खड़गे महाराष्ट्र में मंत्री बनते ही बीजेपी के नेता रहे हैं, उन्होंने कहा नहीं फार्मर सुसाइड बंद नहीं हो सकते, बंद होती तो पिछली बार भी कर सकते थे। तो जब आप तख्ते ताज पे बैठते हो तब आपकी निगाहें बदलनी नहीं चाहिए, आपका मंतव्य वही होना चाहिए जो आप प्रतिपक्ष में रहते हुए कहते रहे हो। तो अब केंद्र में दूसरी सरकार है, यहाँ दूसरी सरकार है, कुछ खेल ये भी चलेगा, ये उन पे आरोप लगाएंगे, वो इन पे आरोप लगाएंगे। चूँकि एक फेडरेशन है, एक संघीय ढांचा है, अगर ये तालमेल मिला के चलेंगे तो बेहतर होगा। दूसरी बात, कांग्रेस की सरकार है लेकिन कांग्रेस एक पार्टी भी है, इनका पार्टी संगठन समाज में क्या मदद करता है इस पर भी निर्भर करेगा। क्या वो लोगों तक पहुंचता है उन योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए, क्या उनका संगठनात्मक ढांचा है, क्या वो गरीब के पक्ष में खड़े बोलते हुए मिलेंगे। क्योंकि अतीत में हमने लिंचिंग भी देखी है, जो ऐसे वर्ग या ऐसे बेसहारा लोग जो सरकारी स्कीम बनती है उन तक पहुंचती नहीं है, तो खाली सरकारी मशीनरी पे छोड़ना, अगर राजनीतिक संगठन उसमें हेल्प नहीं करेगा तो उस तरह से वो क्रियान्वित नहीं कर पाएंगे। उत्तर भारत में राजस्थान के पास रिफाइनरी आने वाली है, रिफाइनरी अगर आप गति से करते हो तो आप अच्छा रेवेन्यू दे सकती है। अभी हमारा सारा रेवेन्यू एक बड़ा हिस्सा गुजरात जाता है, तो ऐसा करके हम अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, फारूक साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? बड़े बड़े अर्थशास्त्री गवर्नमेंट में बैठे हैं, रेवेन्यू कलेक्ट करना कोई बड़ा इशू नहीं है। एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपने अपने घोषणा पत्र को खंगालें। बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट का बनने से पहले का अपना घोषणा पत्र है उसको, और कांग्रेस ने अभी बनाई है 3 राज्यों में गवर्नमेंट यहाँ का। आपके पास 15 फरवरी या फरवरी एंड तक का समय है लोकसभा चुनाव की आचार संहिता से पहले का। सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपने घोषणा पत्र के हिसाब से उन जितनी भी जो स्कीम कोई बची हैं, कोई घोषणाएं अगर कर सकती है लागू करे, और कांग्रेस है वो 3 राज्यों में सरकार बनाई है वो यहाँ करे। देखिए, जनता जागरूक हो चुकी है, अब वो बातें नहीं चलने वाली हैं। जनता हिसाब मांग रही है आपसे, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी, स्टेट गवर्नमेंट से भी। ठीक है सर। अब लोकतंत्र में जितनी भी पार्टियां आती हैं उनका पहला काम ये होता है कि वो लोक कल्याणकारी योजनाएं लागू करें। निश्चित रूप से ये सरकार ने जो अपनी घोषणा पत्र के अनुसार किसानों का कर्जा जो माफ़ किया है वो बिल्कुल सकारात्मक रूप से सोचे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अच्छी बात उसके साथ साथ संसाधनों को कैसे इकट्ठा करेंगे ये भी सोचने की बात है। क्योंकि मैंने ऐसा देखा है, पूर्व में भी जितनी भी सरकारें आती हैं वो महिलाओं के लिए बात करती है, SC/ST के लिए बात करती है, निम्न वर्ग के लिए बात करती है। बहुत पहले हमने सुना था कि देश से गरीबी हटाओ, गरीबी हट जाएगी। वो तो हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन गरीब के नाम पे राजनीति हो रही है। खाली योजनाएं बना के उनके बात करके वोट लेने की कहानी हो रही है। सकारात्मक रूप से सोचे तो जितने भी देश में सब नागरिक हैं, जो भी रहते हैं, उनके लिए भी बात होनी चाहिए। बिल्कुल अर्चना जी सहमत हैं आप? काफी महत्वपूर्ण बात इन्होंने यहाँ पर उठाई है। बिल्कुल, देखिए आसिफ भाई, इसीलिए हमने समाज के हर वर्ग से सजेशंस लिए थे। और सबसे बड़ा मुद्दा यदि देश में है तो है रोजगार सृजन का, और जब रोजगार होगा, लाइवलीहुड के साधन हो जाएंगे तो सतही समस्याओं का निदान हो जाएगा। अब बीजेपी के साथ दुविधा ये रही कि वो लोग किसानों की आय कैसे बढ़ानी है, दोगुनी करनी है, ना तो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को मानने के लिए तैयार थे। पूर्ववर्ती समय में जब ये लोग, पूर्ववर्ती क्यों कहें, अभी तो राज चल ही रहा है केंद्र में इनका, तो इन्होंने कहा था कि साहब हम जो लागत है उसका 1.5 गुना देंगे, और जाते ही सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने एफिडेविट दिया कि फीजिबल नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि देखिए, जो बातें होती है उसके लिए हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी दावों, जुमलों और नारों के आधार पर सत्ता में नहीं आई है। इनके अध्यक्ष ने कहा था यहाँ आकर के 1 साल बाद कि 15 लाख खातों में आएंगे, जुमला था। हम ऐसा नहीं कहते, हमने जो कहा है उसे पालन करना है,
और हम जो कहेंगे उसका रोड मैप भी देंगे, उसको पूरा भी करेंगे, इम्प्लीमेंट करने की हमारे पास इच्छा शक्ति भी है। इससे आश्वस्त रहे कि हर वर्ग का हितों का ध्यान रखना कांग्रेस पार्टी का दायित्व है। ठीक है, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं कुछ आवश्यक चीज़ थी वो बताना चाह रहा था कि यहाँ पर ये बात आई कि मैनिफेस्टो पार्टियां पूरा नहीं करती है, लेकिन मैं अगर आपने अध्ययन किया हो तो भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र था, जिसको मैनिफेस्टो को हमने संकल्प पत्र कहा, उसके 90% से ज़्यादा हमने वादे पूरे किए हैं। आप उसका अध्ययन कर सकते हैं। साथ ही साथ जो वादे पूरे नहीं हुए हैं उसमें या तो कोई तकनीकी खामियां थी या उसमें कोई अपने कोर्ट की तरफ से कोई उसमें कहीं स्टे था या कोई और कोई प्रॉब्लम थी। साथ ही साथ अर्चना जी ने किसानों की बात कही। ऋण माफ़ी, हमारा ये मानना है कि ऋण माफ़ी एक किसानों को सपोर्ट हो सकता है, लेकिन वो एक स्थायी समाधान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की, चाहे केंद्र की सरकार रही हो चाहे प्रदेश की सरकार, दोनों सरकारों ने किसानों के हित के लिए बहुत से काम किए। उनकी जो भूमि कैसी है, उनकी ज़मीन कैसी है, उसकी मिट्टी का स्वास्थ्य कैसा है, उसके लिए काम किया। उनकी फसल कैसे बढ़े, दोनों सरकारों ने, साथ ही साथ दोनों सरकारों ने साथ ही साथ यूरिया जिसकी उपलब्धता नहीं होती थी, कालाबाजारी होती थी, वो नीम कोटेड किया गया जिससे उसकी कालाबाजारी रुके। और भी ऐसे बहुत से काम है जो किसानों के लिए। एक और जो महत्वपूर्ण है, पिछली सरकारों में जो पहले कभी नहीं हुआ, पहले जो गरीब को पैसा मिला करता था वो पूरा पैसा नहीं मिलता था। ये कांग्रेस ने स्वयं ने स्वीकार किया, स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने स्वीकार किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद गरीबों के बैंकों में खाते खुले और गरीब का 1 रुपया, पूरा का पूरा 1 रुपया उसके खाते में पहुंचता था। ये हमारी सरकार की उपलब्धि रही। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आपको खड़ा होना पड़ेगा। गहलोत साहब ने 2 दिन पहले, चुनावों से 2 दिन पहले 5 दिसंबर का एक स्टेटमेंट था कि खजाना खाली है। आप सरकार में 3 दिन बाद आप है ना सरकार से पैसा लुटा दिया किसानों को देकर। आप किसान को पहले तो अपाहिज बना रहे, तो क्या अपाहिजता बनाना या कर्जे माफ करना के सॉल्यूशन है? बीजेपी सरकार आज क्या कर रही है? सॉइल टेस्टिंग करवाती है। जैसा कि पारिक साहब ने बोला कि यूरिया का ये कालाबाजारी होती थी, जो आज की तारीख में कालाबाजारी नहीं हो रही। तो हमें एक माइक्रो लेवल पे ना सोच के एक मैक्रो लेवल पे सोचना चाहिए कि हमारी इकोनॉमिक्स, एक राजस्थान गवर्नमेंट की इकोनॉमिक्स क्या कह रही है। हमारा रेवेन्यू कहाँ से आएगा? जीएसटी से रेवेन्यू आएगा। आप कह रहे थे कि जीएसटी पे हम सरकार में आ गए हैं, अब जीएसटी में हम है ना कुछ एक आइटम्स पे कम कर देंगे, और मोदी जी ने भी कहा हम कम कर देंगे। जीएसटी जब पारित हुआ पार्लियामेंट में, लोकसभा में और राज्यसभा में, दोनों जगह जब पारित हुआ तो वहाँ पर क्या हुआ? वहाँ पर कांग्रेस ने भी समर्थन करा, वहाँ पर सारी और जितनी अपोजिशन पार्टीज थी, जीएसटी सबके समर्थन के साथ में पास हुआ। आप अब जीएसटी को ये मना नहीं कर सकते। और वो सारे आइटम्स भी जीएसटी के दौरान ये तय हुआ गया था कि कौन से 18% में रहेंगे, कौन से 6% पे रहेंगे, कौन से 5% पे रहेंगे और कौन से 28% पे रहेंगे। आज अब सरकार में आने के बाद बोल रहे कि हम उसको कम कर देंगे। आपके जीएसटी काउंसिल में आपके और भी प्रदेश के मुख्यमंत्री उस जीएसटी काउंसिल के अंदर है। तो प्लीज आपसे एक ये जो बोल रहे ये है, चुनौतियां क्या होंगी, सरकार की चुनौतियां क्या होंगी? एक आपकी चुनौती है शीर्ष नेतृत्व। सबसे बड़ी चुनौती आपकी ये है, आपने इतने छोटे से प्रदेश में एक उप मुख्यमंत्री दे दिया, एक मुख्यमंत्री दे दिया। देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। बट अपन रेवेन्यू वाइज बात करें तो इस रेवेन्यू यहाँ पर इतना नहीं है। आसिफ भाई, वैसे तो अगर आम जन की भावना व्यक्त कर रहे हैं तो इनका राजनीतिकरण में करना नहीं चाहती, लेकिन इनकी भावना कुछ इंक्लाइंड है किसी की तरफ। तो पहली बात तो आप समझ लीजिए, देश मेरे या आपकी तरह से नहीं चलता है, परंपरा और नियमों और कानून से चलता है। जीएसटी की आपने बात की तो कांग्रेस ने पुरजोर तरीके से इसका विरोध किया। विरोध इसलिए कि इम्प्लीमेंट नहीं, अमेंडमेंट्स लाए, कुछ सजेशंस दिए जिनको इन्होंने नहीं माना, और पूरा देश इसको जानता है। इसको जिस स्वरूप में पास करा उस स्वरूप में राज्यसभा में इसको रोक पाना असंभव था। तो कानून की थोड़ी प्रक्रिया जान लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। दूसरी बात आपने कहा, 1 मिनट, किसी भी सरकार को जनादेश उसके द्वारा प्रस्तुत विजन के आधार पर मिलता है। आपको हो सकता है किसान की कर्ज माफी नहीं सुहाती हो, लेकिन किसान को कर्ज माफी की दरकार थी, उसने हमारा चयन किया, हम सत्ता में आए। संविदा कर्मियों से कमिटमेंट पूर्ववर्ती शासन में हुआ कि साहब उनके लिए हम एक कमेटी बनाएंगे और नियमितीकरण करेंगे, इन्होंने नहीं किया तो आपको जनता ने बाहर किया।
2006 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविदा कर्मियों को या तो अपने अंदर आओ उसको समाहित कर लीजिए, अन्यथा इस प्रथा को बंद कर दीजिए। उसके बाद शासन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, इन्होंने उस चीज़ को नहीं माना। तो एक बार हमें स्टडी करनी चाहिए इससे पहले कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करें। महिला सुरक्षा एक मुद्दा हो सकता है, आपको हो सकता है महिला सुरक्षा मुद्दा ना लगता हो, आपको एक गरीब वर्ग के लिए लोन फैसिलिटी अवेलेबल कराना आपको मुद्दा नहीं लग सकता, क्योंकि आप किसी विशेष वर्ग को एड्रेस करते हैं। तो मेरा ये मानना है जनता जनादेश सरकार को उसके मुद्दों के आधार पर देती है और किसी को रिजेक्ट उस आधार पर करती है कि जब वो कसौटी पे खरा नहीं उतरता। तो ये हमें समझना पड़ेगा और किसी भी मुद्दे को मुद्दा बनाने से पहले उसके पीछे की प्रक्रिया की जानकारी बेहद आवश्यक है। जागरूक नागरिक के लिए तो ये बेहद आवश्यक है। महिला सुरक्षा का मुद्दा अभी आपने बात रखी, महिला सुरक्षा का मुद्दा आपको अगर लगता होता तो कई साल आप सत्ता में रहे, आपने महिलाओं के अपराध के लिए हमने फांसी की सजा का प्रावधान किया, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। इसलिए महिला सुरक्षा की तो चिंता हमको ज्यादा थी। आप या अगर आपको अगर चिंता होती तो आप पहले ये कानून बनाते। एक मिनट मैं इस पे आ जाती हूँ। आपने कहा फांसी का प्रावधान, हमने इसका विरोध नहीं किया, लेकिन अगर आपने कभी सोचा नहीं, आपने कभी महिलाओं की सुरक्षा के लिए सोचा नहीं कि ऐसे कौन से कड़े कानून, ऐसे नहीं, बिल्कुल अगर आप कड़े कानून नहीं होंगे तो क्या होगा? इच्छा अगर कानून कड़े कानून नहीं होंगे तो क्या होगा? महसूस करवाने से, अगर कड़े कानून नहीं बनाने से नहीं, कानून के इकबाल को महसूस करवाने से जो आपके राज में किसी को महसूस हुआ नहीं, वो हम करवा के दिखाएंगे। एक बच्ची के साथ रेप हुआ, कोई अपराध नहीं रुकता है, अपराध रुकता है सरकार की इच्छा शक्ति से जो कानून के इकबाल को महसूस करवाती है। एक महिला मुख्यमंत्री के मुंह से कभी मैंने नहीं सुनी मासूम बच्ची के दुष्कर्म पे कानून का इकबाल नहीं था आपके राज में। आपके राज में आज भी केंद्र के कानून का इकबाल नहीं है। आपके मंत्री कहते हैं कि माल्या जो है उससे भगोड़ा नहीं कहा जाना चाहिए क्योंकि उसकी क्षमता नहीं थी। तो ऐसे तो हर अपराधी की क्षमता खत्म हो जाएगी। बताइए। मेरा तो ये सवाल है कि जो अभी लोन माफ हुआ है, कर्ज माफी की जो बात कर रहे हैं किसानों की, तो सहकारिता बैंकों से 50,000 तक का लोन की पहले ही वसुंधरा राजे सरकार ने कर दिया, तो वहाँ पे तो लोन की लिमिट ही 50,000 तक की है। तो ये पूरा क्रेडिट कांग्रेस सरकार ले रही है। फिर आते हैं 2 लाख तक का डिफॉल्टरों का, डिफॉल्टरों की अमाउंट 6-6 लाख रुपए हो चुकी। बैंक खुद कह रहे हैं कि आप मूल रकम हमें देके और उसका भुगतान कर दो। तो फिर ये 2 लाख रुपए की छूट और ये सारा क्रेडिट कांग्रेस सरकार कह रही है हमने 2-3 दिन का अंदर कर दिया। और जो मध्यम वर्ग के ऊपर जो भार आ रहा है और जो अपने राज्य को जो चलाने के लिए जो पहले से कह रहे हैं खजाना खाली है, तो इतना बड़ा भार और फिर खजाना कैसे आएगा और कैसे सरकार चलेगी? ठीक है, ये एक सवाल, इसका जवाब मैं थोड़ा सा बारट साहब से भी लेना चाहूंगा। बारट साहब, एक टैक्स पेयर का सवाल तो है, एक टैक्स पेयर मध्यम वर्गीय नौकरी पेशा आदमी लगातार पूछता है कि जब कोई भी सरकार, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, किसी भी वर्ग का कर्जा माफ करती है तो उसकी जेब पर असर पड़ता है, क्योंकि वो टैक्स पेयर है, वो इनकम टैक्स रिटर्न भरता है, आयकर देता है। ये एक सवाल जो है वो लगातार इस तरफ से पूछा जा रहा है। देखिए, टैक्स के बारे में इकोनॉमिक्स में एक किसी का उद्धरण है कि जब भी शासक टैक्स लगाने जाता है उसको सबसे पहले गरीब नजर आते हैं। जो लोग ये कह रहे हैं कि ये डिबेट कर रहे हैं कि किसान का कर्जा माफ करना औचित्यहीन है, पर वो तब शांत क्यों हो जाते हैं जब हमारा नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, बैंकों का पैसा 8 लाख करोड़ तक जा पहुंचता है और पिछले 5 साल में वो बढ़ा, कम नहीं हुआ है। तो जब आप उनका माफ करते हो, उनके लिए आप आंख बंद कर लेते हो और उस व्यक्ति के लिए आप बहस करने लगते हो जो मशक्कत कर रहा है, जो अपना खून पसीना बहाता है, जो अन्न दे रहा है, अपने खेत में ही उस खेजड़ी के दरख्त से फांसी का फंदा लगा के जान दे देता है, जिसके पुरखों ने उसको सींचा होगा। तो ये डिबेट बेईमानी हो जाती है। दूसरी बात, आप कह रहे हो कि काम चोरी होती है, आलसी हो जाते हैं। जब हमारी संसद और विधानसभा में बैठने वाले सभासद बिना बहस किए हुए भत्ता उठाते हैं, संसद में जब प्राकृतिक आपदा पे बहस होती है, कोरम पूरा नहीं होता है, सांसद नहीं आते हैं, गिने चुने सांसद बैठते हैं, जब हमारा हाकिम, हमारा शासक बिना परिश्रम के पैसा लेता है तो आम आदमी से वो सवाल नहीं कर सकता। तो जब हम बैठते हैं, बात करते हैं किसी नागरिक मंच पे, तो हमें उन पे भी उंगली उठाना चाहिए जो बिना मेहनत मशक्कत किए हुए धन दौलत अख्तियार कर रहे हैं, निस्बतन कि हम किसी मजदूर या काश्तकार पे उंगली उठाएं। कोई भी किसान क्यों कर्जदार होना चाहेगा? वो कोई कर्जा विलासिता के लिए नहीं ले रहा है, वो खाद के लिए ले रहा है, बीज के लिए ले रहा है। इसलिए ये डिबेट बेमानी है। ठीक है, विष्णु आप कुछ कह रहे थे। बात बिल्कुल सत्य है कि 8 लाख हजार करोड़ रुपया जो कर्जा इन्होंने माफ करा बैंकों का और नॉन परफॉर्मेंस असेट हुई,
आज विजय माल्या का कर्जा ये माफ करने में लग गए, बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ करने में लग गए। वो तो इनको अच्छा लगता है क्योंकि वो इनके प्रधानमंत्री के मित्र हैं, इनके दोस्त हैं, यार हैं, इसलिए वो माफ कर दो तो कोई बुराई नहीं है। साथ के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, जब किसान के ऊपर अकाल पड़ता है या फिर बारिश, ओलावृष्टि, कुछ ऐसा काम होता है, जब किसान की फसल खराब होती है, तब जाके किसान ऋणी होता है और वो कर्जदार होता है। कर्जदार होने के बाद वो उसका कर्जा चुकाना कोई वो नहीं है कि कुदरत की कहर से वो कर्जदार हुआ है। सरकार आई है, सरकार चुकाए, अच्छी बात है। साथ के साथ मैं कांग्रेस सरकार को एक वादा जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो मेरे हिसाब से नहीं किया, मैंने जहां तक उनका मैनिफेस्टो पढ़ा था, उसके अंदर एक वादा उनको ये करना चाहिए जो हमारी पार्टी ने किया, और वो वादा अब जरूरी है क्योंकि देश आरक्षण की आग से सुलझ रहा है। आर्थिक आधार पर 14% आरक्षण जनरल वर्ग को, बामन, बनिया, राजपूत, कायस, सिंधी, बचावा, मुसलमान जो आरक्षण जो जनरल वर्ग में आता है, इनको 14% आर्थिक आधार पर आरक्षण देना चाहिए, जिससे देश के अंदर जो आरक्षण के खिलाफ माहौल बन रहा है वो खत्म हो और हर समानता का अधिकार आए, हर व्यक्ति को एक लाभ मिले। कमी है सोमानी जी। विष्णु जी ने जो बात कही, इन्होंने एक दृष्टि पत्र बनाया था, उनकी दृष्टि दोनों घोषणा पत्र पे थी, भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र पे भी थी और कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी थी। हमारी तो दृष्टि पे मत जाइए, नहीं विष्णु जी, आप सुनिए, बात सुनिए। आप जो बात कहना चाह रहे हैं, जो आर्थिक रूप से जो सामान्य वर्ग के पिछड़े लोग हैं, उसके लिए घोषणा पत्रों में विशेष रूप से कहा गया है, भारतीय जनता पार्टी में भी और कांग्रेस के घोषणा पत्र में स्पष्ट कहा गया है कि 14% आरक्षण की मांग। आपको पता है, आपके प्रदेश अध्यक्ष जो है भारत वाहिनी पार्टी के, उन्होंने ये मांग को बहुत पहले उठाया था। उठाने के बाद जब ये इस बात को कहा तो कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में भी दिया है। और रही बात, फारूक साहब कह रहे थे संविधान वाली, 2 बार सदन में भी उन्होंने बिल पेश किया, वो जो घोषणा पत्र में कांग्रेस ने दिया है। अब कांग्रेस के घोषणा पत्र का जो इम्प्लीमेंट होता है कि जो सामान्य वर्ग के आर्थिक पिछड़े रूप से हैं, उनको किस प्रकार से उनके लिए निदान किया जाए, उनको किस प्रकार से दिया जाएगा, वो देखने की बात होगी कांग्रेस सरकार क्या करती है। रही बात जो फारूक साहब कह रहे थे संविदा कर्मियों को देने के लिए, संविदा कर्मियों को नियमित करने के लिए और उनकी समस्या सुलझाने के लिए भी कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में दिया है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि जो हमारे इस जनमंच के माध्यम से जिस प्रकार रोजगार के जो करने वाले लोग हैं, जो थड़ी वाले हैं, ठेला वाले हैं, फुटकर जो सड़क पे अपना व्यापार करते हैं और रोजी रोटी का जीवन यापन करते हैं, उनके लिए पूर्व में गहलोत सरकार ने एक मुख्यमंत्री रोजगार कियोस्क योजना चलाई थी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इस न्यूज 18 के माध्यम से कहना चाहूंगा कि वो ऐसी कियोस्क न हो जिसमें सामान बाहर रहे तो आदमी अंदर चल जाए, आदमी बाहर रहे तो सामान अंदर चल जाए। उनकी रोजगार की व्यवस्था ऐसी हो कि वो अपना जीवन यापन कर सके। ठीक है, नए निजाम ने मास्टर स्ट्रोक लगा दिया है और मैनिफेस्टो में कही गई पहली ही बात को 2 दिन के अंदर पूरा कर दिया है। अब विपक्ष सामने मजबूत है और चुनौतियों का पहाड़ है। ऐसे में नजर ये रहेगी कि आखिर नई सरकार इन चुनौतियों से कैसे निपटती है। आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।